सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। और मोशन इन अ प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखेंगे 2D के अंदर। ठीक है। 2 डायमेंशन में देखेंगे। अच्छा, 2 डायमेंशन क्या होता है? जैसे आप ये पेज देख रहे हो ना, आप पेज जो है वो 2D में है। ठीक है। इसमें वाई एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है। और 1D क्या होता है? जो हमने इसके पहले जो हमने क्लासेस मैंने करवाई हैं तुम लोग को, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो 1D में था, 1 डायमेंशन में था वो। ठीक है। उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। लेकिन जब बॉडी 2 डायमेंशन में, एक्स में भी चले वाई में भी चले, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 डायमेंशन में ये चीज़ें चल रही हैं या मूव हो रही है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। इसके पहले मैंने करवाया हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो कर लेना। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का? सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, अगर मैं क्रिकेट में बॉल फेंक रहा हूँ ऊपर, ठीक है, मैंने एक बॉल है, उसको फेंका ऐसे करके और वो इस जगह पे बॉल आके गिर गया। ठीक है। तो पहले बॉल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर धीरे 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 नीचे आ गया। तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। जो कि 2D में हो रहा है। 2D मतलब यह एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। ठीक है। मतलब ये जो जैसे कि बॉल यहाँ से फेंका, फिर बॉल यहाँ पे गया होगा, फिर बॉल यहाँ गया होगा, फिर बॉल यहाँ गया होगा, फिर बॉल यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ, 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 फिर नीचे गिर गया होगा। ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो बॉल है जब यहाँ पे थी, यहाँ से जब यहाँ गया, तो ये एक्स एक्सिस में भी गया आगे की तरफ, मतलब इस तरफ थोड़ा सा आगे गया है, और ऊपर की तरफ गया है, मतलब वाई एक्स एक्सिस में भी चला है और वाई एक्सिस में भी चला है। ठीक है। एक्स एक्सिस में भी चला है और वाई एक्सिस में भी चला है। ठीक है। एक्स एक्सिस में भी चला है और वाई एक्सिस में भी चला है। अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो ये आगे भी चला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कैसे ट्रेवल किया होगा? थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉल है जो हमने फेंका था, ठीक है, ये जो बॉल है जो हमने फेंका था यहाँ पे था। ठीक है। अब कहाँ पे है? यहाँ पे है। मतलब इतना डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रैवल किया। अब देखो, बॉल यहाँ पे था, अभी कहाँ पे? यहाँ पे है। मतलब ये ऊपर की तरफ भी गया है और आगे की तरफ भी गया है। इतना आगे गया है, इतना ऊपर गया है। ठीक है। अब हम यहाँ देख लें इस बॉल को और इस बॉल को कंपेयर कर लें, तो पहले बॉल यहाँ पे था, अब बॉल यहाँ पे है। दैट मीन्स कि बॉल ने इतना ट्रैवल किया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में देखें तो अभी बॉल यहाँ पे था, अब बॉल यहाँ पे है। इसका मतलब एक्स वाई एक्सिस में इतना ट्रैवल किया और एक्स एक्सिस में इतना ट्रैवल किया। ठीक है। मतलब जैसे ही बॉल फेंका आपने, तो ये एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। इसीलिए इसको 2 डायमेंशन बोला जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D में हो रहा है, 1D में नहीं हो रहा। 2D मतलब एक्स एक्सिस में भी मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर से मैंने एक बॉल, या फुटबॉल ही मान लो, फुटबॉल भी हो सकता है, इसका एग्जांपल फुटबॉल भी ले सकते हो। ये बॉल है, इसको मैंने फेंका और ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आके गिर गया। ठीक है। अब देखो, अब इसके 2 कंपोनेंट ले लिया हम लोगों ने, ये और ये। ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल ये बना रहा है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस एंगल पे आपने इसको फेंका है। ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे आपने इसको फेंका है, इस बॉल को। ठीक है। तो जिस एंगल पे फेंका है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा जो है वो क्या होगा? एंगल ऑफ
प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और आपने u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, इस बॉल को u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका आपने, और किस एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे। इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका और किस एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे। तो इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में, ठीक है। तो जो जिसके साथ जिससे वो एंगल बना रहा है उस तरफ होगा, अच्छा u के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, u का दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, इधर और इधर, इधर और इधर मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, u cos थीटा होगा, क्योंकि जो एंगल से लगा हुआ है, ये देख रहे हो ये वाला, ये इसके साथ ही एंगल बना रहे हैं ना, तो ये u cos थीटा होगा। और उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में ये है, उसके अपोजिट वाला होता है u sin थीटा। तो ये u cos थीटा है इस तरफ, और u इस तरफ है u sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब x डायरेक्शन में, अच्छा इसको मान लेते हैं x डायरेक्शन, इसको y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, और u डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, u sin थीटा। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितना होगा, u sin थीटा। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बॉल यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो u डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसको अपोज करने के लिए y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जब आगे की तरफ जा रहा है, इसको अपोज करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये y डायरेक्शन है, सॉरी y डायरेक्शन है ये। तो y डायरेक्शन में इसको अपोज करने के लिए कोई नहीं है, इसके एक्सेलरेशन को अपोज करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। x डायरेक्शन में इसको अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि x डायरेक्शन में जब ये बॉल, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो बॉल है वो x डायरेक्शन में भी जाएगी और y डायरेक्शन में भी जाएगी। तो मैं सिर्फ अभी की बात कर रहा हूँ कि x डायरेक्शन में जब ये बॉल जा रहा है, ठीक है, तो इसको अपोज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसको अपोज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ एक्ट कर रही है, वो है g डायरेक्शन में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो y है, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो है ज़ीरो हो जाएगा। मतलब x डायरेक्शन में इसको अपोज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन y डायरेक्शन में अगर हम देखें, तो y डायरेक्शन में जो कि ऊपर की तरफ है, ये बॉल आगे की तरफ भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, या सपोर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, g है जो कि -g होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि g जो हमेशा क्या होगा, -g ही होगा, ठीक है, माइनस में ही होगा हमेशा। कोई बॉल ऊपर जा रही है या कुछ भी नीचे आए, अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो g जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, या कोई बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो g हमेशा उस टाइम पे भी नीचे की तरफ लगेगा, मतलब -g होगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में y डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए g है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ax = 0 एंड ay = -g, ठीक है। और x और y के में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। x और y, x में क्या है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ux = u cos थीटा, ठीक है। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, -g। अब आप एक चीज़ समझो
कि अब समझ आ गया आपको, इतना सी समझ आ गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है एंड दिस इज़ वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में 0 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g, ठीक है। नीचे की तरफ g लग रहा है, तो नीचे की तरफ g लग रहा है मतलब ये किसको अपोज कर रहा है, जो चीज़ ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ये u। इस u का दो कंपोनेंट है, ये और ये और ये, तो ये जी किसको अपोज करेगा, जो ऊपर की तरफ है, जो साइड में जा रहा है उसको क्यों अपोज करेगा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसी को अपोज करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, जैसे कि मैंने बताया आपको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका स्पीड बढ़ ही नहीं रहा कितना भी। अब मतलब मान लो कि टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है इस बॉल की, ठीक है। 2 मिनट बाद भी देखोगे तो 2 मीटर ही रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। 5 मिनट बाद देखोगे तब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, एक्स डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में देखो, अब मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में जब आपने बॉल को इस पॉइंट से फेंका, यहाँ से फेंका आपने पूरा दम लगा के, जितनी आपकी पावर है उससे आपने पूरा दम लगा के इस बॉल को फेंका। अब आपका पावर यूज़ करेगा, पावर यूज़ किया 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 किया, बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर गई, और धीरे 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 बॉल की स्पीड कम होती गई। आपने तेज फेंका, बहुत स्पीड गया, फिर धीरे 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 वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी बोल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बहुत तेज, फिर धीरे धीरे कम 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 होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और वाई डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, जब ये हाइट सबसे मैक्सिमम हाइट पे था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, वी वाई इक्वल्स टू 0। मतलब कि जब ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, जब सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा जहाँ तक ये जा सकता था वहाँ पहुंचा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल ये वेलोसिटी हो गई 0। 0 होने के बाद धीरे 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 अब जी इसको अपने एक्सेलरेशन से खींचने लगा उसको ज़मीन की तरफ, तो ये धीरे 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 नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आती गई, और जाके ज़मीन से टकरा गई, ठीक है। ये हुआ टोटल। दोबारा बताता हूँ, एक्स डायरेक्शन में मैंने बता दिया आप लोगों को, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जब आपने बॉल को फेंका, धीरे धीरे बहुत तेज़ से फेंका आपने, धीरे धीरे बहुत तेज गई, ऊपर जाती गई, जाती गई, जाती गई, धीरे 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 क्या होगा, इसका स्पीड 0 हो जाएगा, धीरे धीरे ये जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे ये 0 हो जाएगा, बॉल रुक जाएगा कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए ये बॉल रुक जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट रुक के फिर वापस नीचे गिरने लग जाएगा। ये जब आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो फेंकते 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 एक पॉइंट आया होगा जब ये 0 हो गया होगा ना, इसकी स्पीड 0 हो गई, वेलोसिटी 0, तभी तो ये दोबारा नीचे आएगा। अगर मान लो इसमें स्पीड या वेलोसिटी रहेगा तो ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब इसमें वेलोसिटी 0, मतलब इस पॉइंट पे 0 हो गया, तब ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको जी पूरा अपने ताकत से खींचेगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जी से वो, इस एक्सेलरेशन से वो 0 होने के बाद इस एक्सेलरेशन से वो अपनी तरफ खींचेगा और ज़मीन में आके टकरा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो ताकत लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक आपकी ताकत लगी, उसके बाद अर्थ की जो एक्सेलरेशन है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसकी फोर्स से, अर्थ की फोर्स जो ग्रेविटी का फोर्स है उससे अब खिंचा, बॉल खिंचता 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 नीचे आ जाएगा। अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होता तो ये बॉल कभी नीचे आती ही नहीं, ये हमेशा ऊपर चली जाती, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला, इसको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, समझे। अगर किसी को अपोज ही नहीं करेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो आगे जाते जाएगा। लेकिन ग्रेविटी जो है, देखो ग्रेविटी यहीं से लगना स्टार्ट हो गई जब आपने इसको बहुत तेज़ फेंका, ठीक है। तो चलती गई, चलती चलती ग्रेविटी खींच रही थी, लेकिन आपने बहुत तेज़ पावर लगा के फेंका था इसको, तो ग्रेविटी की पावर थोड़ी कम पड़ गई, फिर बॉल जाती गई, जाती गई, जाती गई, फिर ग्रेविटी और खींच रहा है, और खींच रहा है, लेकिन आपने बहुत तेज़ फेंका था, आपकी पावर अभी भी काम कर रही है, लेकिन धीरे 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 आपकी पावर कम होती जाएगी और ग्रेविटी की पावर ज़्यादा होती जाएगी। तो ये धीरे 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 होते होते ग्रेविटी की पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 0, फिर ग्रेविटी अपने ताकत से खींचने लग जाएगा इसको नीचे, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी,
फिर यहाँ पे 1 थी, फिर 0 हुई, यहाँ पे 0 हो गई, फिर g से ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उससे 1, फिर 2, फिर 3 और 4, फिर लास्ट में कितना 4, मतलब 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, मतलब पहले बहुत तेज़ 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 कम कम तेज़ होगा, फिर कम होता जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर तेज़ होगा तेज़ होगा तेज़ होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं समअप करूँ, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, एक्स और वाई को कंपेयर कर लेते हैं जैसे मैंने पहले किया था। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, फर्स्ट इट विल डिक्रीज, पहले ये घटेगा, फर्स्ट इट विल डिक्रीज, पहले वेलोसिटी घटेगा। अब जब ये मैक्सिमम हाइट, मतलब सबसे ऊंचा पहुंच जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई जो है वेलोसिटी हो जाएगी 0, एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्कूल में पूछ लिया जाए कि ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे किसकी स्पीड, किसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप बोलोगे जो वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में जो है वो 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है। एक्स डायरेक्शन में जितनी इसकी पहले वेलोसिटी थी उतनी ही है, मतलब वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू वी एक्स, मतलब इनिशियली जितना इसका वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन में उतना ही रहेगा। ठीक है, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग, इसको इसके जो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, रेंज है, ठीक है, इन सबको डिराइव करेंगे, और एग्ज़ाम्स में आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, और इस पर क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है कि इसको आपको डिराइव करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है कि यहाँ से, मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ, ए, ये है बी, ये है सी, मतलब ए से सी तक आपने कोई कुछ भी आपने बॉडी फेंका, ठीक है, ए से सी तक गया वो, तो इसको इसने उड़ान कितने देर तक भरी, कितने देर तक इसने उड़ान भरी है, मतलब ये हवा में कितने देर तक रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। उसके बाद है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब ज़मीन से ये कितने ऊंचाई तक गया है, देखो ये मैक्सिमम इतना है, उसके बाद घटता गया, मतलब ये सबसे ऊंचा है, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने, जहाँ जहाँ से मैंने फेंका और कहाँ पे ये गिरा उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो होता है मैं आपको पहले बताता हूँ, नहीं बाद में बताऊँगा, अभी अभी मत देखो। ठीक है, इसमें देखो आप जब डिराइव कर रहे हो ना, तो आप मोशन या तो एक्स एक्सिस में लेके चलो या तो वाई एक्सिस में, दोनों में लेके मत चलो। दोनों में अगर आप मान के चलोगे कि एक्स एक्सिस में भी हो रहा है वाई एक्सिस में भी, दोनों एक साथ लेके चलोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा फाइंड करना। ठीक है, जैसे मान लो आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका, आपने इसको u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा इनिशियल, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितना होगा u साइन थीटा। ठीक है, u cos थीटा u साइन थीटा, और एंगल कितना होगा थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, किस एंगल से फेंका मैंने उसको। ठीक है, और ये होगा मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा, और रेंज होगा इस साइड में। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे u के, u cos थीटा u साइन थीटा। ठीक है, अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए अब मोशन, मैंने कहा कि आप एक बार में आप एक ही डायरेक्शन का मोशन लीजिए, तो मोशन कंसिडर्ड
इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन हुआ मैंने उसको कंसिडर किया है, एक्स डायरेक्शन में नहीं किया है, एक्स डायरेक्शन का भी मैंने लिया नहीं है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उसका, बिना यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसका यूज़ करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, मोशन कंसिडर्ड इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो सॉरी। सो मोशन मैंने कंसिडर किया है वाई डायरेक्शन में सिर्फ, मतलब वाई डायरेक्शन में जो मोशन हुआ है उसी को मैंने कंसिडर किया है, एक्स को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी तक जो मोशन हुआ है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। जब ए से बी मोशन हुआ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू डायरेक्शन में, यू डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है। वाई डायरेक्शन में मैंने आपको पहले बताया कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो जी लगाएगा, ठीक है, जो कि होगा माइनस जी। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मतलब इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके रुक गई, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हमें बताना है, रुकी नहीं है मतलब आगे गया, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं बी तक, ए से लेके बी तक। तो बी पे अगर आप नोटिस करोगे तो फाइनल वेलोसिटी बी पे क्या होगी, ज़ीरो, वी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी अगर ज़ीरो नहीं होता इस पॉइंट पे तो बॉल और ऊपर जाता, बॉल और ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो होने के कारण ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, सबके वाई डायरेक्शन में लिया हम लोगों ने। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। और टाइम ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा उसको मैंने लिया है कैपिटल टी, ठीक है। तो इसको मैं कैपिटल टी पुट कर देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल टी पुट कर देता हूँ टी की जगह पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं इस पार्ट को इधर लेके आता हूँ, इस वाले पार्ट को, तो क्या होगा, जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टी क्या होगा, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक आ गया, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा एक सपोज कर लेते हैं, इसको स्मॉल टी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल टी इतना टाइम लगा, और बी से सी तक आने में टी लगा, ठीक है। तो ए से बी तक आने में स्मॉल टी, और स्मॉल टी तो ये टी होगा, स्मॉल टी होगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल टी ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम मुझे लगा टी प्लस टी, टोटल टाइम मुझे कितना लगा, टी प्लस टी, टी यहाँ से यहाँ तक जाने में टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी, तो टी प्लस टी विच इज़ टू टी, ठीक है। और टू इंटू टी का वैल्यू कितना आया हम लोग का, ये आया यू साइन थीटा बाई जी। तो एक्चुअल हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हम लोग का आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम लोग का आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, विच इज़ टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ऐसे डिराइव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और ये बी है, ओके। सो मैक्सिमम हाइट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। हाइट, ये हाइट देख रहे हैं हम लोग, मतलब वाई डायरेक्शन के, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए वाई डायरेक्शन, देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि
आप एक ही डायरेक्शन यूज़ करो, या तो एक्स एक्सिस यूज़ करो या तो वाई एक्सिस यूज़ करो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, वाई डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो भी मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा मोशन हो रहा है हम वो सिर्फ कंसिडर करेंगे। ठीक है, और वो भी करेंगे 8 से लेके बी तक। ए से लेके बी तक क्यों? क्योंकि बी पे आप देखोगे तो मैक्सिमम हाइट है, मतलब बॉल जो है जो आपने यहाँ से फेंका सबसे मैक्सिमम यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आ गया तो सबसे मैक्सिमम यहाँ तक गया। ठीक है, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है कि ये कितना हाइट है, इसका मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक गया है बॉल। ठीक है, तो बी पॉइंट पे सबसे ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ए से बी तक का वाई डायरेक्शन में हम लोग मोशन देखते हैं। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, बॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होता है, यहाँ ज़ीरो हुआ तब तो वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ ज़ीरो। अच्छा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, जब मैक्सिमम हाइट और इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होगा ये एच, जिसको मैंने एच का नाम दिया है मैक्सिमम हाइट को। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, एच होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई डायरेक्शन में एच आ गया, एक्सेलरेशन माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा सब वाई डायरेक्शन में है तो मैं वाई लिख देता हूँ, वाई वाई वाई। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी का, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज एच, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स लिख देता हूँ, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2g एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके तो ऐसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये बन गया। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट कितना है। ठीक है, अब हम फाइंड करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि जब आपने कोई बॉल यहाँ से फेंका तो वो कितने दूर जाके गिरा। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ आप खड़े थे, जहाँ से आपने बॉल फेंकी और जहाँ पे बॉल गिरा, अगर वहाँ आपको डिस्टेंस निकालना है कि आपने जो फेंका और जहाँ पे गिरा उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या फाइंड करोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे इसका। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये डिस्टेंस, ये देख रहे हो ये वाला, ये दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम लोग किस डायरेक्शन में मोशन लेंगे, मोशन किस डायरेक्शन का लेंगे, एक्स डायरेक्शन का। तो हम एक्स डायरेक्शन में, हम दोनों नहीं लेंगे, दोनों यूज़ करने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा है। ओके, अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो। बता चुका हूँ क्यों एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो होगा। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहाँ से बॉल आपने फेंका और जहाँ पे बॉल गिरा उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा। और इसको हमने क्या लिया है, आर माना है ना, रेंज माना है, इसको यहाँ से यहाँ तक रेंज माना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज रेंज। और टाइम जो लगा, अच्छा टाइम क्या होगा, अब देखो बॉल आपने जो यहाँ से फेंका, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ लाइट के बराबर, टाइम ऑफ लाइट जो हमने फाइंड किया है पहले, इसके बराबर ही लगा ना टाइम।
यहाँ से यहाँ तक बॉल जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टी। तो स्मॉल टी मतलब कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। जितना टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर तक ये हवा में रहा और जब गिर गया उतना ही टाइम लगा। ओके, और हम ये जो फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, ये ए से लेके सी तक पूरा फाइंड कर रहे हैं। ए से लेके सी तक पूरे मोशन का फाइंड कर रहे हैं, ए से लेके सी तक। अब देखो कैसे डिराइव करेंगे इसको। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो भी एक्स डायरेक्शन में, ये भी एक्स एक्स एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एस ना डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। ओके, आर इक्वल्स टू यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ। ओके, एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बचेगा, यू इक्वल आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो r क्या होगा, u इंटू यू विच इज़ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, एक और आप फार्मूला इससे रिलेटेड बना सकते हो, टिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस पूरे टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो रेंज का एक और फार्मूला बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपका दो फार्मूलेस आप इससे बना सकते हो। तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और ये 2 साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन फार्मूले हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताता है कि बॉल हवा में कितने देर रहा, जब बॉल यहाँ से फेंका आपने और बॉल गिरने तक कितने देर, इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, हवा में कितने देर रहा, मतलब मैक्सिमम हाइट, मतलब जो बॉल है वो सबसे मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंचाई कितने हाइट तक गया, कितने ऊंचाई तक वो सबसे ऊपर गया, या कितने हाइट तक उसका मैक्सिमम हाइट कितना था, ठीक है। उसके लिए हमने फॉर्मूला बता दिया और रेंज बता दिया फेंका और जहाँ पे गिरा उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो वो भी हमने आपका 3 फॉर्मूले डिराइव कर दिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, मतलब थीटा आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, थीटा 37 डिग्री है, और बॉल को कितने स्पीड से फेंका गया, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो जब आप किसी बॉल को इतनी स्पीड से फेंकोगे और इतने एंगल पे फेंकोगे तो वो कितने देर हवा में रहेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, पुट कर देते हैं, 2 इंटू यू कितना है 5 इंटू साइन 37 कितना होता है। ओके, तो इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसको 3, इसको 5, इसको 4 और ये 37 के साइड वाला 3 होता है, ठीक है। तो साइन 37 कितना होगा, साइन 37 कितना होगा, इसको मैं पुट कर देता हूँ पहले, साइन 37 डिग्री बाई 10, और मैंने जी 10 लिया है क्योंकि आसान होता है, जी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो साइन 37 कितना होगा, 3/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है,
3/5 विच इज़ 0.6 सेकेंड। तो 0.6 सेकेंड तक वो बॉल हवा में रहेगा। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट कि मैक्सिमम हाइट कितना वो अटेन करेगा, मतलब कितने ऊपर तक वो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u² sin² θ/2g। u है 5 का स्क्वायर, sin² थीटा मतलब साइन थीटा क्या है अपना, sin 37 है, sin 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो 5 5 जो 25 बन गया, इंटू sin 37 का स्क्वायर मतलब 3/5 इंटू 3/5 बाई 2 इंटू 10, यही है ना। तो 5 5 जो 25, 5 और 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 10, 3/3 इंटू 2 इंटू 10 विच इज़ 9/20। तो ये हम लोग का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जितना वो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 0.45 के बराबर आएगा। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, हमें रेंज भी निकालना है, मतलब कितने दूर तक गया। जैसे मान लो यहाँ फेंका आपने बॉल, यहाँ से फेंका तो यहाँ पे जाके बॉल गया, तो इनका डिस्टेंस कितना है बीच में। तो इसका कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, u² sin 2θ/g। sin 2θ को और क्या लिख सकते हैं, u² 2 sin θ cos θ/g, u 5 इंटू 5। sin 37 कितना होगा, sin 37 इज 3/5 एंड cos 37 कितना होगा, cos थीटा हमारा 37, तो cos 37 कितना होगा 4/5 और हमारा g क्या है 10 है, तो 5 और 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, तो 3 इंटू 4/10 विच इज़ 2, दिस इज़ 5 विच इज़ 6/5। तो 6/5 की वैल्यू कितनी होगी 1.2। सो 1.2 मीटर दूर जाके बॉल गिरा। तो ये आपका है न्यूमेरिकल, आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब बॉल इज थ्रॉन विथ, सेम क्वेश्चन है, आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ चेंज है, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि बॉल इज थ्रोन, बॉल को फेंका ऐसे करके, ठीक है, अब बॉल ऐसे फेंका, तो बॉल फेंकने के बाद अब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 37 डिग्री। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स डायरेक्शन में बनेगा और वाई डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो यू हमारा कितना है 5 है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमने फेंका, तो 5 इंटू कॉस 37 कितना होता है, cos 37 इज़ 4/5, तो 5 इंटू 4/5 इज़ 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, u है 5, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो 5 और 5 कैंसिल, तो 3। तो y डायरेक्शन में 3 आया हमारा इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली, और x डायरेक्शन में हमारा 4 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या एक्सप्रेस करना है, इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना आया 4i कैप प्लस 3 आया ना, तो प्लस 3, वाई डायरेक्शन में 3 आया तो 3j कैप, सिंपल है। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने एक्सप्रेस कर दिया वेक्टर फॉर्म में। अब फाइनल वेलोसिटी, अब बॉल यहाँ से गई और यहाँ पे आके गिर गई। अब देखो जब बॉल यहाँ पहुँची होगी तो ऐसे होगा इसका एक्स और वाई। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने ये चैप्टर, ये जब मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सिर्फ वाई में। तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो बॉल जब यहाँ पहुँचेगी तो वाई एक्स डायरेक्शन तो ऐसे रहेगा और वाई डायरेक्शन रहेगा
उल्टा। जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो एक्स डायरेक्शन ऐसे रहेगा और एक्स डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड, सेम रहेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में देखो, अगर मान लो वाई डायरेक्शन में है यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 2 1 0, मैक्सिमम हाइट पे 0, फिर 1, फिर 2 एंड देन 3। यहाँ पे भी 3 होगा सेम, जितने स्पीड से गया फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर स्पीड बढ़ेगा और जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे भी होगा, विच इज़ 3। लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ था, तो ये -3 होगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगा 4 आई कैप, लेकिन वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा तो -3 जे कैप। तो ये हो गया आपका, एक्सप्रेस कर दिया हम वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है। अ बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, सेम ही है, बस 5 की जगह 50 है। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर बताना है हम लोग को और पार्टिकल का स्पीड बताना है 2 सेकेंड के बाद, प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड बाद। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने फेंकने के बाद, आपने फेंक दिया उसके बाद। ठीक है, तो मान लो आपने बॉल या कोई पार्टिकल ऐसे फेंका, ऐसे गई होगी पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल फेंकने के बाद इसने एंगल कितना बनाया है, कितने एंगल पे फेंका आपने 37 डिग्री पे, और किस वेलोसिटी से फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, u कॉस थीटा, कॉस कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो विच इज़ 40, ये 40 हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होता है u साइन थीटा, u कितना है 50, 50 इंटू 3/5, 50 इंटू 3/5 विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड और एक्स डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, हमें निकालना है 2 सेकेंड बाद। तो आफ्टर 2 सेकेंड मुझे बताओ एक्स का वेलोसिटी कोई चेंज आएगा क्या, एक्स का जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा कोई भी चेंज, क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं आता। जैसा एक्स का वेलोसिटी रहता है वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो एक्स में एक्स का वेलोसिटी पहले कितना था 40 था, तो अभी भी 40 ही रहेगा, 2 सेकेंड बाद भी 40 ही रहेगा। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि जी जो है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा और नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, नीचे की तरफ खींचेगा उसको अपनी तरफ, तो उसकी स्पीड पहले घटेगी फिर बढ़ती जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना है 30 है, एक्सेलरेशन कितना है, अच्छा जी हमने 10 लिया है ना, तो आप एक्सेलरेशन -10 हो जाएगा। अच्छा टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद निकालने बोला है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल कितना है, फाइनल निकालना है हम लोग को, तो इनिशियल है 30 प्लस एक्सेलरेशन है -10 इंटू 2, तो 30 -20 विच इज़ 10। तो v आ गया हम लोग का वाई डायरेक्शन में 10, तो v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा x डायरेक्शन में 40, तो u डायरेक्शन में लेकिन चेंज हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी माइनस नहीं आया। देखो माइनस यहाँ पे आता तो क्या मतलब है कि यहाँ पे 0 हो चुका है, वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर आगे यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है। अगर माइनस आया था तुम्हारा, अगर u माइनस आया ना, तो वो जो पार्टिकल है वो या तो यहाँ पे और इसके बीच में है, और प्लस आया था मतलब इसके और इसके बीच में है। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, फिर यहाँ 0, फिर माइनस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में 40, तो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आया। समझ आया। अब निकालना है स्पीड निकालना है ना, स्पीड। अब देखो आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स आई कैप में जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको
स्क्वायर कर दो और 10 का स्क्वायर कर दो, सो आपका क्या वैल्यू आएगा, 1600 स्क्वायर प्लस 100 विच इज़ 1700 का रूट कितना आएगा, 1700 का रूट 41.23, ठीक है, 41.23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका स्पीड आ गया ये 40 मीटर पर सेकेंड, 41 मीटर पर सेकेंड, 41.23 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 41.23 मीटर पर सेकेंड आया आपका, ठीक है। ओके, सो थोड़ा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंज जो होता है, रेंज इज़ सेम फॉर टू डिफरेंट range is same for two different angle of projection, range is same for two different angle of projection if u is same, if u is same। इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है वो सेम होगी दो एंगल के लिए, रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, दो अलग अलग एंगल्स हैं, दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उन दोनों का रेंज जो है वो सेम होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, सेम होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। अगर थीटा पे रेंज है कुछ, ठीक है, थीटा पे कुछ रेंज आया तो 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज आएगा, 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज आएगा। देख लेते हैं कैसे। अगर मान लो इसको मैंने 30 लिया, 30 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया, कुछ 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आपका रेंज कितना हुआ, ये यहाँ से आपने 30 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया तो रेंज आपका आया है ये वाला। अब आप 60 डिग्री पे कितना, इतना होगा 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री पे आप रेंज करेंगे तो 60 डिग्री पे भी आपका रेंज सेम आएगा। 30 पे और 60 पे दोनों पे जो रेंज होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा। हाइट अलग अलग है, मैक्सिमम इसका अलग अलग है, हाइट इसका अलग है, इसका हाइट अलग है, लेकिन जो रेंज होगा वो सेम होगा। वहीं पे अगर 10 डिग्री का देख लेते हैं, अगर 10 डिग्री पे और 90 माइनस 10 विच इज़ 80 डिग्री पे, दोनों का सेम होगा। अगर 10 डिग्री पे ऐसे है तो 80 डिग्री पे कितना होगा, ऐसे होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम आया। तो ये थोड़ा रेंज के बारे में आप थोड़ा पता होना चाहिए, इसको कॉपी में डाल लेना है कि रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ़ यू इज सेम, ठीक है। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। ये जो रेंज है, ये आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ये आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आप लोगों ने लॉन्ग जंप करते हैं, जो लॉन्ग जंप वो देखा होगा, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में क्या होता है कि आपको दूर तक कूदना है, जितना आप दूर तक कूद सकते हो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो जितना आपको दूर, अगर मान लो कि कोई बंदा ऐसे दौड़ के आया और बहुत ही ऊंचा कूदेगा तो यहीं पे गिर जाएगा वो, ठीक है। अगर बहुत एक बच्चे ने पूरा हाई जंप लगाया, ठीक है, एक तो होता है क्या बोलते हैं इसको, हाई जंप होता है, ठीक है। एक तो कि कितना अपने ऊपर, जितना आप ऊपर कूदोगे आप उतना नज़दीक गिर जाओगे यहाँ पे। एक होता है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हो तो यहाँ पे एंगल का और स्पीड का बहुत मैटर है। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत स्पीड से आ रहे हो आप, ठीक है, आप जितना भी स्पीड से आ रहे हो, लेकिन आप किस एंगल पे कूद रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है।
अगर मान लो बहुत स्पीड से आए और आप ऐसे कूदे, तो आप कूद के तो यहीं गिर जाओगे आप यहाँ पे। फिर एक और बंदा आया, उसने भी उतनी स्पीड से दौड़ के आया, लेकिन वो इस एंगल पे कूदा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आगे जा पाया। ठीक है, वो यहाँ पहुँच गया, इतने का डिफरेंस आया, सोचो। ठीक है, तो ये रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगा, कौन से एंगल पे, मैं किस एंगल पे किसी चीज़ को फेंकूँगा, या लॉन्ग जंप में कि मैं किस एंगल से अगर कूदूँ तो मैं सबसे आगे या सबसे आगे मैं कूद सकूँ। ठीक है, या आप कोई भी चीज़ अगर 45 डिग्री पे, या ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे आप कोई चीज़ को फेंकोगे तो वो सबसे दूर जाएगा। ठीक है, एक एंगल होता है। देखो यू जो है वो तो डिपेंड करता है, यू तो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो एंगल 45 डिग्री जो होता है ना, थीटा 45 डिग्री, अगर एंगल आप 45 डिग्री पे कोई भी चीज़ फेंकोगे ना तो वो रेंज जो है उसका मैक्सिमम होगा। मतलब 45 डिग्री पे, अब जैसे मान लो कि 45 से तो आप आगे बढ़ा दो, 50 एंगल कर दो, तो 50 एंगल करोगे तो वो यहीं पे गिर जाएगा। फिर आप कर लो 60, कर लो 60 करोगे तो यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, 70 कर लो, 70 करोगे तो यहाँ गिर जाएगा। फिर आप 80 करोगे तो फिर यहाँ गिर जाएगा। फिर आप 90 करोगे, 90 में तो ये जाएगा ही नहीं, यहीं पे गिर जाएगा। 90 करोगे तो ऐसे यहाँ पे गिर जाएगा। फिर कम 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 45 में बहुत आगे गिरेगा। फिर आप मान लो एंगल कम करो 35, तो 35 पे इतना जाएगा ही नहीं, पीछे रह जाएगा। 25 पे यहीं पे गिरेगा, और फिर 10 पे अगर देखें तो यहीं पे आ जाएगा। तो मतलब आप देखोगे तो 45 पे सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है, सबसे मैक्सिमम हो रहा है। ये मैक्सिमम हम फाइंड कहाँ करते हैं, ये मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ये जब मैं पिछले के वीडियोस में, पहले के वीडियोस में जब मैं मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा रहा था, आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ एक बार देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू की आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा, डी आर बाई डी थीटा फाइंड करूँगा। डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो डी आर बाई डी थीटा फाइंड करने से इसकी वैल्यू मुझे 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, तब मेरा मैक्सिमम आएगा, कि मैक्सिमा आएगा इससे। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो डी आर बाई डी थीटा मतलब आर को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे जाके मैक्सिमम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी आर बाई डी थीटा, तो यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यू स्क्वायर यू स्क्वायर आई थिंक कांस्टेंट लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे हम लोग, यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे। देखो साइन 2 थीटा, तो इसको मान लेंगे थीटा, सिर्फ इसको थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। और उस थीटा को हमने 2 थीटा को थीटा माना था, तो कॉस 2 थीटा। उसके बाद 2 थीटा को फिर से अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो विच इज़ 2 बाई जी। ठीक है, यही होगा। अब डी आर बाई डी थीटा को अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो 0 पुट करना पड़ेगा, तो इनकी जगह 0 डाल दूंगा, इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2 बाई जी। ठीक है, अब देखिए 0 क्या हो सकता है, 0, देखिए यू तो कभी 0 नहीं होगा, यू कभी 0 होगा। अगर बंदा कोई किसी कितनी भी स्पीड में फेंकेगा ही नहीं कोई चीज़, तो वो चीज़ मैक्सिमम पहुंचेगी कैसे, तो यू तो कभी 0 नहीं हो सकता, वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए उस चीज़ में। 0 क्या हो सकता है, थीटा 0 हो सकता है, थीटा 0 हो सकता है ना, एंगल 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या चीज़ 0 हो सकता है, देखो जी भी 0 नहीं हो सकता, जी 0 कभी हो ही नहीं सकता, नेवर, इट कैन बी नेवर बी 0। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा क्या होगा 90/2, 90/2 विच इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगा, 45 डिग्री। अब कोई भी चीज़ को अगर आप
45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे या फेंकोगे, या आप उस 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप कूदोगे लॉन्ग जंप के लिए, तो आप मैक्सिमम रेंज पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको पुट कर लेते हैं, थीटा 45 पुट कर लेते हैं, तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमारा मैक्सिमम रेंज कितने पे आया, 45 डिग्री पे। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी। ओके, अब देखिए यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 90 डिग्री बाई जी। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, यू स्क्वायर बाई जी। तो हमारा आर मैक्सिमम कब होगा, अगर हमें निकालना है तो यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, हमने 45 पुट कर दिया, उसके बाद हमारा ये आया। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है ना, किसी रेंज का मैक्सिमम आप, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आर मैक्सिमम विल बी यू स्क्वायर बाई जी से निकाल सकते हो आप, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये तरीका है मैक्सिमम रेंज निकालने का। ओके, अब देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला मैथ्स और साइंस में हम लोग इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, हम मैथ्स में करते हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, ये जो आप कर्व देख रहे हो, ठीक है, या ये ऐसा देख रहे हो, या ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ, ये जो पाथ है ये पैराबोला है। ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, ये पैराबोला ग्राफ है, पैराबोलिक या पैराबोला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मोशन का जो पाथ होता है ना वो पैराबोला होता है, पैराबोला है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो इसका पाथ क्या होता है, पैराबोला होता है, या पैराबोलिक भी बोल सकते हैं। अब फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या मैथ्स में, ठीक है, हर चीज़ को प्रूव किया जाता है, तो वैसे ही हम प्रूव करेंगे कि क्या इसका सच में पाथ पैराबोला है कि नहीं है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन है कि इसका पाथ पैराबोला है कि नहीं। तो कंडीशन है कि वाई स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है कि वाई स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर हम इस फॉर्म में लेके आ गए, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि वाई स्क्वायर इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका मतलब वो पाथ पैराबोला है। या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और मैंने अगर इस फॉर्म में भी ला दिया, इसका मतलब वो जो पाथ है वो पैराबोला है। ठीक है, तो कोई पाथ पैराबोला है कि नहीं है, तो उसी के लिए आपको आपके बुक में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ, ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करता क्या है, ये वाई और एक्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, कि वाई और एक्स के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में देर इज़ नो टर्म ऑफ टी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टी मतलब टाइम का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ रिलेशन क्या बताएगा हमें, वाई और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, सिर्फ ये बताएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ठीक है, और इसका एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक इसने एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किया वो एक्स है, और वाई डायरेक्शन में जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो वाई है। यू वेलोसिटी से गया टाइम टी तक, टी टाइम में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट किया इतना, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना किया। टाइम टी लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यू वेलोसिटी से गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या क्या मोशन हुआ। ठीक है, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो वेलोसिटी कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा, ये हमें पता है। वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो।
वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t, ठीक है। तो इसको हम, अच्छा हमें t जो टर्म है वो नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में t टर्म नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ, और इसको भी सेम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x डायरेक्शन में, x डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी कितना x डायरेक्शन में, u cos थीटा इनटू t टाइम लगा। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y हुआ, y इक्वल्स टू, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस, अच्छा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जगह नहीं बचेगा यहाँ पे आई थिंक, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे y डायरेक्शन में, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, एक्सेलरेशन -g इंटू टी स्क्वायर होगा। मुझे t को हटाना है, ठीक है। t जो टर्म है इसको एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस t टर्म, ओके। सो t टर्म को हटाना है, तो इसको t के रिलेशन बना देते हैं ना, इसका t इक्वल्स टू क्या होगा, x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा होगा। और मैं क्या करूँगा, u कॉस x बाई यू कॉस थीटा, t का आ गया, ये t आ गया, x बाई यू कॉस थीटा, और इसको मैं क्या करूँगा, इस t में पुट कर दूँगा, ठीक है। तो इस t में पुट करने से क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, t को उठा के इसमें डाल देता हूँ, इसकी जगह डालने से क्या होगा, t एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो डाल के देखते हैं, y इक्वल्स टू, इसमें डाल रहा हूँ मैं, ये t को इसमें डाल रहा हूँ, t की जगह पे y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी क्या है हमारा, x बाई यू कॉस थीटा, और इसको उठा के मैं इधर डाल देता हूँ, इंटू x बाई यू कॉस थीटा प्लस, इसके बाद प्लस है हाफ, अच्छा माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस g इंटू टी का स्क्वायर, t ये है x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यही होगा ना, ओके। u और u कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, y इक्वल्स टू x साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू x साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस, अच्छा ओके, हाफ कहाँ गया, हाफ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हाफ होगा यहाँ पे भी हाफ होगा, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ बड़े से, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ये क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है ये बताएगा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। टी की जो टर्म है टाइम के बारे में कुछ नहीं बताता है, सिर्फ रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, तो इसको डिराइव ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें रिलेशन देखेंगे वाई और एक्स का, तो यहाँ पे देखेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के रिलेशन में आ गया है, इसका मतलब इसका जो पाथ है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ये क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला होगा इसका पाथ, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को प्रूफ करो, तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे। और वो प्रूफ क्यों कर रहे हैं हम लोग, पाथ जो है वो पैराबोला बताना है हमें। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी वाई और एक्स के रिलेशन में लेके आना है, और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप इनके बीच में जो रिलेशन है, अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब द पाथ इज पैराबोला, ये पैराबोलिक। ठीक है, सो अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। हाइट से प्रोजेक्टाइल कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, सो मान लो एक टावर है। ठीक है, ये टावर पे आप खड़े हो और आपने यहाँ से एक बॉल फेंकी। ठीक है, जब आप बॉल फेंकोगे, ठीक है, तो आगे की तरफ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी u है, मान लेते हैं x डायरेक्शन में u है, और नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट पे जब आप बॉल फेंकोगे सामने की तरफ, जैसे आप बॉल फेंकते हो तो पहले इस डायरेक्शन में जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल गई, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँचेगी। देखिए, एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वो u ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। एक्स डायरेक्शन में नहीं बदलता, मैंने आपको बताया। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, लेकिन नीचे की तरफ g लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब g यहाँ से तो कुछ देर तक तो ऐसे चलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन कुछ देर में क्या होगी, ये नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि g इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगी। u तो सेम रहेगा, u जो है x डायरेक्शन में वो बिल्कुल सेम रहेगा, x डायरेक्शन में बिल्कुल सेम रहेगा u, लेकिन नीचे की तरफ वेलोसिटी आप बोल सकते हैं बढ़ जाएगी, क्योंकि g और फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी x डायरेक्शन में u सेम रहेगा और g और तेज हो जाएगा और तेज़ी से खींचेगा u। ठीक है, तो आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद धीरे 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 जी इसको खींचने लग जाएगा और नीचे की तरफ बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन यू डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं लग रही। लेकिन कुछ देर बाद जब जी इस पर एक्ट करने लग जाएगा तो ये नीचे की तरफ बॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में तो ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है यू वाला, ये तो 0 रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत तेज़ बढ़ने लग जाएगा। और ये जो चीज़ है यू जो एक्स डायरेक्शन में है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक टावर है। ठीक है, टावर के आप ऊपर खड़े हो, आपने एक बॉल फेंकी, उसकी वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से फेंकी आपने, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बॉल जाके यहाँ पे गिरी, और जो टावर जिस पे आप खड़े हो, जिस टावर पे आप खड़े थे, और उस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर, उस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आपको निकालना है क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं इसका मोशन क्या होगा वाई डायरेक्शन में। तो अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से बॉल यहाँ तक आ गई, बॉल यहाँ से यहाँ तक आई। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ये भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ये भी हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हुआ है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गई ना बॉल, ऊपर से नीचे तक आई 20 मीटर, लेकिन -20 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आई है तो नेगेटिव। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में। अच्छा, जब आपने यहाँ से फेंका बॉल तो आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के डायरेक्शन में, ये एक्स है, ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वाई डायरेक्शन में 0 है। मैंने यहाँ पे बताया आपको वाई डायरेक्शन में यू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि नीचे में कोई वेलोसिटी नहीं लगेगी, बाद में वो जी की वजह से स्पीड बढ़ती गई और वो नीचे आता गया, ये एक्सेलरेशन लगता गया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है,
अच्छा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी। ठीक है, अगर जी में 10 ले लेता हूँ तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -20 इक्वल्स टू वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस -10 ए मतलब जी -10 इंटू टी का स्क्वायर, हमें टी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये टी चले जाएगा। ओके, 20 इक्वल्स टू ये हो गया 5 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो टी कितना हो जाएगा, √4 2 प्लस -2 सेकेंड। तो हम प्लस माइनस, टाइम कोई भी नेगेटिव में होता नहीं है तो हम पॉजिटिव में लेंगे, तो टाइम कितना लगा, +2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं, ये तरीका है फाइंड करने का। अब देखो क्वेश्चन सेम है, बस हमें इसमें क्या बदलाव है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें ये रेंज फाइंड करना है, ये रेंज। ठीक है, मतलब कितना दूर, जो टावर के कितने दूर जाके बॉल गिरी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्शन मोशन जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये रेंज हम किस डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, एक्स डायरेक्शन में, तो जो भी मोशन है हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, ये इतना होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आर लेंगे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 5 है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने सिर्फ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमने बॉल को फेंका था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, टाइम, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में 2 सेकेंड लगा, हमने अभी निकाला था। ठीक है, अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दो, एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर है, यू कितना है, 5 है, टाइम 2 है, प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो रेंज कितना हो गया, 10 मीटर, 5 इंटू 2 विच इज़ 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गिरा बॉल, 10 मीटर दूर गिरा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ऐड कर दें कि एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, फाइंड द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी निकालना है ऑफ बॉल, इस बॉल का जो आपने ऊपर से फेंका, जब इट हिट्स द ग्राउंड, जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये ग्राउंड है, यहाँ पे हिट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो जब बॉल जब फेंका आपने तो वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 0, एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मान लो बॉल यहाँ पहुँची तो बॉल का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो तो उतनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वाई डायरेक्शन में जो था उसमें चेंज आया। फिर बॉल यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे टकराई, इसके पहले टकराने से पहले देखें तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी उतनी ही थी जितना पहले थी, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, ज़्यादा हो गई है कम हो गई है, वो निकालने के बाद पता चलेगा। अब देख लीजिए एक्स डायरेक्शन में देखेंगे अगर, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज नहीं हुई है, ये कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम है। लेकिन अगर हम, अच्छा ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात करें वाई डायरेक्शन, यहाँ पे कितना होगा वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितना होगा वाई डायरेक्शन में, 0, यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे इनिशियल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, -g, जो कि है -10, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी टकराने पे, यहाँ पे जब टकराया तो कितना था वो हमें निकालना है, और टाइम कितना लगा वहाँ से यहाँ तक आने में, 2 सेकेंड। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है -10, और टाइम लगा 2 सेकेंड, तो कितना आएगा, वी वाई फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू -20
मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये टकराई यहाँ पे तो इसका वेलोसिटी था -20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस का मतलब क्या है कि नीचे के डायरेक्शन में था, मतलब इस डायरेक्शन में -20 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए, अच्छा, रिलेटिव रिलेटिव मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की रिलेशन में, या मेरे हिसाब से दूसरा बंदा की स्पीड वेलोसिटी कितनी है, या उसके हिसाब से मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कि जैसे जैसे हम सब अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो सैटेलाइट में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि नासा का जो सैटेलाइट है वहाँ पे भी कुछ बंदे रहते हैं। तो अगर मैं जो हम जितने भी हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, जितने भी बंदे अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ है और दिस इज़ सैटेलाइट सपोज, ठीक है, दिस इज़ अ सैटेलाइट, नासा सैटेलाइट, नासा का सैटेलाइट है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका नाम, पता है आप लोग को? नासा का सैटेलाइट है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो अर्थ पे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये दो बंदे खड़े हैं अर्थ पे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट पे हैं, ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से कोई बंदा देखेगा इनको ऊपर से, तो इनको दिखेगा कि दोनों बंदे घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ कभी भी रुकती नहीं है, इनका जो मोशन है वो हमेशा होता रहता है, ऐसे करके हमेशा अर्थ घूमते रहेगा। मतलब यहाँ इस इनके रिलेटिवली, ठीक है, इनके रिलेशन में अगर यहाँ से देखेंगे, ये अगर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को, ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर जो होता है ना वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, तो इनके हिसाब से अगर हम इस पर देखेंगे तो ये अर्थ घूम रहा है, मतलब ये दोनों बंदे जो है कभी रेस्ट पे है ही नहीं, मतलब ये घूम रहे हैं उनके साथ, अर्थ के साथ, रेस्ट पे नहीं है, मतलब मोशन में है। लेकिन अगर ये दोनों बंदे जो अर्थ पे हैं एक दूसरे को देखेंगे तो ये दोनों रेस्ट पे हैं। तो रिलेटिव मोशन इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे अगर अच्छा ये जो पूरा सिस्टम है सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम के बाहर से अगर हम देखेंगे तो अगर आप लोगों को पता होगा कि गैलेक्सी भी मूव करती है, गैलेक्सीज जो होती हैं वो भी मूव करती है, तो गैलेक्सी के बाहर से अगर कोई देख रहा हो तो उसके हिसाब से तो हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब ये जो सैटेलाइट है ये भी रेस्ट पे नहीं है, ये भी मोशन में है, तो कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन में है, ठीक है। और अगर बहुत ही पार्टिकल लेवल के हिसाब से देखा जाए, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर बाहर की तरफ से अगर सैटेलाइट के उधर से देखा जाए तो सब कुछ मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बता दिया आप लोग को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ये जैसे ऑब्जर्वर था तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखिए समझते हैं कि मान लीजिए एक कार्ट है, ठीक है, छोटा सा कार्ट है, ठीक है, ये कार्ट है, इस पर एक बंदा है, 4 पैर हैं इसके, ठीक है, मैंने गलती से बना दिया इसलिए 4 पैर, ठीक है। ये कोई बंदा है जिसके 4 पैर हैं और वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके पास में ही दूर में एक और बंदा है, उसका भाई ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने इसको देखा, इसने इसको देखा, तो इसने बताया कि मेरे भाई की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ देर बाद इस पॉइंट पे दोनों भाई इस कार्ट पे आ गए, दोनों भाई इस कार्ट पे आ गए, ठीक है, दोनों भाई इस कार्ट पे आ गए। अब कार्ट में, अच्छा, कार्ट में आने के बाद भी इनकी जो कार्ट की स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इन दोनों की जो वेलोसिटी है, अब इसको देखेगा, जैसे मान लो कि ये जो इसका भाई है, ठीक है, बी, इसने इसको देखा तो इसने बोला कि, मैंने पूछा कि कितनी स्पीड है उसकी, तो उसने बोला 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये बंदा भी उस पर चला गया, अब मैंने उससे पूछा कि अब कितनी स्पीड है, उसने बोला 0। अब उसकी स्पीड 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये भी इसके साथ मूव कर रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दोनों मूव कर रहे हैं। अगर मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, जैसे मान लो
ट्रेन की डायग्राम कैसे बनाया यार, चलो बना देता हूँ। दिस इज़ अ ट्रेन, ओके, यहाँ ट्रेन है, ये ट्रेन है, 3 पहिए हैं इसके, बहुत सारे पहिए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ठीक है। तो बाहर से कोई बंदा, मान लो यहाँ से कोई बंदा दिख रहा है ट्रेन में, जैसे ट्रेन में तो बहुत लोग हैं, ट्रेन में तो भरे पड़े हैं, इसमें इस कोच में बहुत सारे बंदे हैं, इस कोच में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई बंदा दिखेगा और ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। तो इसने इसको देखा, ट्रेन में जितने भी बंदे बैठे हुए थे, तो इसने बोला कि देखो कि सब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। लेकिन अंदर जो बंदे बैठे हुए थे, एक दूसरे के सब बैठे हुए थे, तो उनमें तो वेलोसिटी ही नहीं है। जो अंदर बैठे थे 2 लोग, उन्होंने बोला कि आपकी भी स्पीड 0 है, मेरी भी स्पीड 0 है। लेकिन बाहर के हिसाब से, बाहर का जो बंदा देख रहा है, उसके हिसाब से इनकी स्पीड कितनी है हर एक बंदे की, 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर बाहर है, उसके लिए इन सबकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर अंदर है, तो इनके हिसाब से, अंदर के हिसाब से सबकी स्पीड 0, ठीक है। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है, मान लो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी बी के हिसाब से कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर ये जब दोनों भाई एक कार पे चढ़ गए, दोनों एक साथ चढ़ गए, तब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, उसकी भी 10 है, ए की भी 10 है और बी की भी 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनके बीच में कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जब वो बाहर खड़ा था, ऑब्जर्वर जब अलग था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब अलग था, तो उसके लिए वेलोसिटी भी अलग थी। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, बंदा दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ये बी बंदा है, ठीक है, इस बंदे का नाम बी है। एक और बंदा है, अच्छा इसकी आँखें बना देता हूँ, एक और बंदा है, वो भी दौड़ रहा है, और ये दोनों ग्राउंड पे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे हैं, ऐसा मत समझना कहीं और है, ठीक है। और ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका नाम ए है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होगी और इसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होगी। दोनों दौड़ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जब बी ने ऑब्ज़र्व किया ए को, जब बी ने ऑब्ज़र्व किया ए को, सॉरी बी ने ऑब्ज़र्व किया ए को, तो कितनी स्पीड इसकी नज़र आएगी इसको, तो देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी, मतलब ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अभी ये ऑब्ज़र्वर है, ये इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अच्छा ये वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के हिसाब से हम इसकी वेलोसिटी बता रहे हैं ना, ये ग्राउंड के हिसाब से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ग्राउंड के हिसाब से 10 है। वेलोसिटी ने इस डायरेक्शन में, इसके 2 कंपोनेंट आए थे, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था और रिवर का जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो बचा सिर्फ क्या, वाई कंपोनेंट। और वाई डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और किस स्पीड से है, 6 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ। अब हम देख रहे हैं, अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमने सब कुछ आई थिंक देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब है सर्कुलर मोशन की बारी। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो इसका टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट बनाया, इधर होगा, और इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट बनाया, इधर होगा, ठीक है। मतलब
इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, फिर कुछ देर बाद चेंज हो गई, फिर चेंज हो रही है, मतलब हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? एक्सेलरेट भी हो रहा हो, एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा, एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है इसको हम ए सी या तो ए आर से भी लिखते हैं। और ए सी और ए आर क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, मतलब इस डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगती है, और अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा? या तो टुवर्ड्स द सेंटर या तो अलोंग द रेडियस लगेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन यहाँ पे है, तो उसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा अंदर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अंदर के डायरेक्शन में है तभी तो ये चीज़ घूम रहा है। अगर मान लो कि अंदर नहीं होता, अंदर के डायरेक्शन में नहीं होता, अंदर की तरफ नहीं होता, तो ये तो ऐसे निकल जाता पार्टिकल, ऐसे निकल, ये तो घूमता ही नहीं अंदर। समझ रहे हो? इसकी वजह से वो अंदर की तरफ है। और जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, वी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? वी वी वी। और इस सर्कल का रेडियस क्या है? किस रेडियस में वो घूम रहा है? आर। ठीक है, या आर ओमेगा भी बोलते हैं, आर ओमेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये हो रहा है फोर्स की वजह से। एक्सेलरेशन कब होता है? किसी बॉडी पे कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेट होने से पहले उस पर फोर्स तो लगा होगा, फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेट होगी, तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, और एक और चीज़, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पे होता है, 90, 90 एंड 90। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लगे तभी तो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक है जो कि इस पार्टिकल पे लग रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब हम पूछेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्चुअली देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। वही चीज़ बताया ना मैंने, एक्सेलरेशन हुआ क्यों? क्योंकि फोर्स लगी होगी, और फोर्स किस तरफ लगी होगी? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लगी होगी, अंदर की तरफ फोर्स लगी होगी, तभी तो ये घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी तभी तो ये घूम रहा है अंदर अंदर। ठीक है, तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा फिर? ठीक है, ये देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? अच्छा, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास को हम एम ही रख देंगे, और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। अब समझ आया, ये फार्मूला तुम लोगों ने पहले यूज़ किया होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। अब देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती क्या है? ठीक है, ये दिमाग में आ रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती ही नहीं है। ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज़, नाम की चीज़ होती है, लेकिन नाम का एक टर्म है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, बट ये एक्चुअल में नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है, मान लो तुमने एक थ्रेड है, धागे में तुमने एक पत्थर बांध लिया और उसको तुम घुमा रहे हो, ठीक है। तो अगर अगले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, टेंशन के बारे में आपने सुना होगा, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के अपोजिट साइड में लगता है टी, ठीक है। टेंशन लगता है अपोजिट साइड में। कोई भी धागा अगर हमने बांध के रख दिया, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड, मतलब जैसे कि मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है अपने हाथ से, ठीक है, तो अंदर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टेंशन लग रहा है ना अंदर की तरफ, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेसिफिक फोर्स होता नहीं है, ये जो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है एकदम। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग सा कोई फोर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेज जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, अगले चैप्टर 5th चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। अब धागे को ऐसे घुमाओगे तो अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, जैसे ये बॉल, ये धागा, ये जो पत्थर है अंदर घूम रहा है, ये अंदर की तरफ ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है ना, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ हमेशा लग रहा है टेंशन टी, तो अंदर की तरफ लग रहा है ना, यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, कुछ स्पेसिफिक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव करेंगे। स्कूल में आई थिंक पूछ सकता है तुम लोग के कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव करो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों पूछ सकता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, v²/r होता है। तो दो मेथड हैं इसके, दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अब जो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। देख लेना टीचर तुम लोग के स्कूल में क्या बोलता है, ठीक है। मैं दोनों तरीके करा देता हूँ। अब इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें लेना है। एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस है कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसके स्पीड जो है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ये घूम रहा है तो उसी स्पीड से घूमे, चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी लेकिन अलग है, वेलोसिटी अलग क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज़ डिफरेंट बट द मोशन शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पे सेम है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब यहाँ देखो कि वेलोसिटी, अच्छा ये v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है, ये चेंज नहीं है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ये v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने v1 v2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो हर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअली, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया, इसकी वजह से तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है, यहाँ से इसका जो टेंजेंट बना है वो रेडियस r है, और यहाँ से इसका रेडियस r है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो है थीटा है, ठीक है। अब मैं v1 और v2 को अलग बना देता हूँ। v1 को मैंने ऐसे बना दिया और v2 को मैंने ऐसे बना दिया।
अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, V1 मैंने बनाया ये, V2 बनाया मैंने ये, तो इन और ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जो दो चीज़ें हैं ना, जैसे कि इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका परपेंडिकुलर है ये पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये वेक्टर टेंजेंट बोल सकते हैं, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे टेंजेंट ये है। तो अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसमें इनके बीच में जो एंगल थीटा है, इनके बीच में भी वही सेम एंगल होगा विच इज़ थीटा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे एक और वेक्टर बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने ये एक वेक्टर ले लिया, इसके हेड और इसके हेड से मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद हो तो हम लोगों ने कैसे किया था, ये एक वेक्टर है और इसके सेकंड वेक्टर का टेल जो है फर्स्ट वेक्टर के हेड से जोड़ना पड़ता है, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके ऐसे होगा रिजल्टेंट। तो अगर आप देखोगे V1 और डेल V को ऐड कर दोगे तो आपको V2 मिलेगा, ये मैंने ऐड किया, V2 मिला मुझे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो अगर ये V1 है और ये डेल V है, चेंज इन V, तो ये V2 है, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो V1 प्लस डेल V, तो मुझे क्या मिला, V2, दोनों को ऐड किया तभी तो मुझे V2 मिला, ठीक है। तो डेल V क्या होगा, डेल V इक्वल्स टू V2 माइनस V1, ये जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है। डेल V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया यही चीज़ ये बता रही है, ठीक है। जिस वेलोसिटी में कितना चेंज आया यही चीज़ ये बता रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, एक्चुअल में ये जो थीटा है, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। ये जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा क्योंकि इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, इस सर्कल को, ये जो है इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, इसलिए बड़ा दिख रहा है थीटा, लेकिन ये थीटा बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा थीटा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, इनके बीच में बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो छोटा एंगल है तो डी थीटा ले सकते हैं, डी थीटा ले सकते हैं, ये छोटा एंगल है, डी थीटा ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे भी डी थीटा होगा, तो ये बहुत छोटा है तो वेलोसिटी जो चेंज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो डी वी लिख सकते हैं इसको, यस डी वी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या, डी वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1, है ना, डी वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से ये वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 के बीच में जो टाइम लगा वो dt, स्मॉल टाइम लगा होगा, थीटा स्मॉल है तो टाइम भी स्मॉल लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी स्मॉल होगा विच इज़ ds बोल सकते हैं उसको, ds, ठीक है, ds बोल सकते हैं। अब देखो कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे करके ये, और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन। अब बोलोगे कि भी जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, दिस इज़ r, दिस इज़ r, दिस इज़ एंगल d थीटा, ये दोनों सेम है, एंड दिस इज़ ds, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप पूछोगे कि मैंने यहाँ तो कर्व है लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बना दिया। जब आप बहुत ही छोटा डिस्टेंस लोगे ना, ये मैंने इंटीग्रेशन में बताया था कि जो कर्व होता है ऐसे होता है, तो हम बहुत ही छोटा छोटा डिस्टेंस लेते हैं, मतलब बहुत ही पास पास डिस्टेंस लेते हैं, जिसकी वजह से जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो ये जो बहुत ही छोटा है, मैंने क्या बताया, एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसके बीच में जो कर्व आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और मैं इसको भी, इस डायग्राम को भी यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, दिस, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर नहीं है लेकिन ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, दे थीटा, ये है V2, ये है V1, एंड दिस इज़ चेंज इन V, ठीक है। अब हमने बात किया था कि जो वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल है, सॉरी, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, या कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, कॉन्ग्रेंट ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर कब होते हैं, जब ये वाला एंगल सेम हो, ये वाला साइड सेम हो, ये वाला साइड सेम हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है
तो डी एस बाई आर इक्वल्स टू डी वी बाई वी। अच्छा, वी टू इक्वल्स टू वी वन, वी टू इक्वल्स टू वी वन होगा और इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी वन इक्वल्स टू वी, क्योंकि ये वी के बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वी लिख सकते हैं वी टू की जगह पे, वी टू की जगह पे मैंने वी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तभी लिखा है, नहीं होता तो मैं नहीं लिखता इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को dt से डिवाइड कर रहा हूँ, dt से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने dt से डिवाइड कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया इन दोनों को, इसको भी dt से मैंने डिवाइड कर दिया। तो dt को डिवाइड करने से यहाँ पे देखोगे तो ds बाई डी आ रहा है, तो ds बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी, v बाई आर इक्वल्स टू यहाँ पे देखोगे dv बाई डी, तो dv बाई डी क्या होता है, dv बाई डी क्या होता है, dv बाई डी होता है एक्सेलरेशन, dv बाई डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और dv बाई डी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी में क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, या दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमें ये पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमने बात की थी, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सिर्फ वो वेलोसिटी जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो क्या मैं डी बाई डी की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, येस आई कैन राइट दिस ए सी बाई वी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया डिराइव, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, ऐसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग, समझ आया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए देखो कि ये जो मैंने सर्कुलर मोशन बनाया था, ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रीपिटल, यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक ये v2 है, यहाँ से 90, यहाँ से 90, ये 90, ये 90 है ना, ये 90 90 है। अब देखो वेलोसिटी ये है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो है वो 90 वाला होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन cos 90, और cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब इस डायरेक्शन में कोई इसका वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, तो सिर्फ ये अंदर की तरफ एक्ट करेगा, समझ रहे हो। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट अगर हम बनाएं तो एक बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे बनता है ना, एक कंपोनेंट ऐसे, तो इसका ऐसे बनेगा और इसका एक ऐसे बनेगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक ऐसे बनेंगे और एक ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। तो अंदर वाले का तो वैल्यू आ जाएगा क्योंकि साइन होगा, बाहर वाले का आएगा कॉस, परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है कॉस, सॉरी परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन होता है, ठीक है, और जिसके साथ ये बना होता है वो होता है कॉस। तो cos 90 कितना होगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ज़ीरो आ गया। मतलब इस तरफ में कोई भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ इनवर्ड की तरफ एक्ट करता है। तो सेंट्रीपिटल का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स द सेंटर एंड, या बोल सकते हो अलोंग द रेडियस। तो यही रीज़न है कि उसका अंदर की तरफ क्यों है, ठीक है। इसमें लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो ये जैसे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसका टेंजेंट बनाया मैंने, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये इस डायरेक्शन में है ना, तो ये जो है ना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। ये जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। बाहर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, तो इतना है, बहुत है, इतना अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में इतने जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो सर्कुलर मोशन है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ठीक है।